मायरा जैसे ही अपनी अदाओं के साथ रेड कारपेट पर आगे बढ़ी, कैमरों की फ्लैश लाइट्स उस पर बरसने लगी। तभी अचानक कई रिपोर्टर उसके चारों तरफ घिर गए। उनकी माइक और कैमरे उसकी तरफ ऐसे बने जैसे शिकारी अपने शिकार पर झपटते हैं। मायरा ने हल्की सी भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उसने बस एक बार उनकी तरफ नजर डाली, वो नजर जिसमें अहंकार भी था और रॉयल कॉन्फिडेंस भी। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी एक रिपोर्टर तेज आवाज में बोला, मैम, एक एक्सक्यूज मी। मिस मायरा, हमने सुना है कि आज आपको ही इस चैरिटी फंक्शन की विनर अनाउंस किया जाएगा। क्या ये सच है? यह सवाल सुनते ही सबकी नजरें मायरा पर टिक गईं। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा सा छा गया। रिपोर्टरों की आंखों में बेसब्री थी, तो वहीं मायरा के चेहरे पर एक स्मार्ट स्माइल खिल उठी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो साफ कह रही थी, हाँ, ये शो मेरा ही है। मायरा ने रिपोर्टरों की भीड़ की तरफ एक गहरी नजर डाली। कैमरे की फ्लैश लाइट्स उसकी आंखों में चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी असहजता नहीं आई, बल्कि उसने होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल सजाई और हल्की सी हंसी के साथ बोली, रियली? मुझे तो खुद इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, इतना जरूर पता है कि मैं इस इवेंट के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। अब विनर कौन होगा वो तो आप सबको जल्द ही पता चल ही जाएगा, है ना? उसकी आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस और रॉयल ठहराव था कि कुछ पल के लिए सारे रिपोर्टर चुप हो गए। कोई उसकी आंखों में छिपे घमंड और चालाकी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो कोई उसकी खूबसूरती में खो गया। मायरा ने बिना किसी को और जवाब दिए अपना गाउन हल्के से संभाला, गर्दन ऊंची करके आगे बढ़ गई। उसकी चाल और अंदाज से साफ झलक रहा था कि वो सबको बस उतना ही दिखाती है जितना खुद चाहती है। जैसे ही मायरा ने आगे कदम बढ़ाए, रिपोर्टरों की भीड़ फिर से उस पर टूट पड़ी। कैमरे की फ्लैश लगातार उसकी आंखों पर पड़ रही थी। अचानक एक रिपोर्टर ने तेज आवाज में सवाल दागा, मिस मायरा, हमने मिस्टर चौहान से भी यही सवाल किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप ही बताइए, आपका और मिस्टर चौहान का क्या रिश्ता है? क्या सच में आप दोनों शादी करने वाले हैं? यह सुनते ही बाकी सारे रिपोर्टर भी माइक आगे बढ़ाते हुए उसी सवाल को दोहराने लगे। माहौल एकदम गर्म हो चुका था। सबकी निगाहें अब सिर्फ मायरा पर थी। मायरा पल भर के लिए ठिठकी। उसने भीड़ को गौर से देखा, फिर होठों पर वही कॉन्फिडेंट स्माइल लाते हुए बोली, देखिए, मिस्टर चौहान और मेरी पर्सनल लाइफ पर इतना उत्सुक होना नेचुरल है, लेकिन कुछ बातें सही वक्त आने पर ही सामने आती हैं। जहां तक शादी की बात है, जब वक्त आएगा आपको मीडिया के जरिए सबसे पहले पता चल जाएगा। उसकी आवाज में नरमी भी थी और एक छुपा हुआ घमंड भी। वो इतना कहकर हल्के से अपने गाउन को संभालते हुए आगे बढ़ गई। पीछे रिपोर्टरों के कैमरे और सवालों की गूंज गूंजती रह गई, लेकिन मायरा का एटीट्यूड साफ कह रहा था कि उसने सबको सस्पेंस और चर्चा में डाल दिया है। मायरा कुछ पल के लिए ठहर गई। उसने अपनी लंबी पलकों को झुकाकर सबकी तरफ देखा और बड़ी ही नफासत से अपने गाल पर गिरी बालों की लट को उंगलियों से सरकाते हुए कान के पीछे किया। उस पल उसकी अदाएं कैमरों में जैसे हमेशा के लिए कैद हो गईं। फिर होठों पर हल्की सी रहस्यमयी स्माइल लाते हुए उसने माइक के सामने झुककर कहा, प्लीज डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस। उसकी आवाज में एक नरमी थी, लेकिन साथ ही ऐसा अहंकार भी कि मानो वह सबके सामने अपनी हदें तय कर रही हो। रिपोर्टर बार बार सवाल दोहराने की कोशिश कर रहे थे। माइक और कैमरे उसके चेहरे के और करीब आ रहे थे। तभी उसके गार्ड्स आगे बढ़े और दीवार की तरह खड़े होकर सबको पीछे धकेल दिया। कैमरों की फ्लैश अब भी लगातार चमक रही थी, लेकिन मायरा बिना पीछे देखे अपनी ऊंची एड़ी की ठक ठक के साथ ऐसे चल रही थी मानो पूरा रास्ता उसके लिए ही बिछा हो।
वो उसी अदा और कॉन्फिडेंस के साथ बैंकेट हॉल के अंदर चली गई और पीछे रह गई बस रिपोर्टरों की गूंज और कैमरों की चकाचौंध। वहीं हाईवे पर दौड़ती काली लग्जरी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि आसपास की लाइटें बस धुंधली लकीरों जैसी दिख रही थी। बैक सीट पर बैठी एक लड़की के हाथों में टैब था। उसकी आंखें स्क्रीन से जरा भी नहीं हट रही थी। टैब में चल रहे उस वीडियो को देख उसके होंठ धीरे धीरे ऊपर उठे और फिर वहां एक खतरनाक मुस्कान खिल उठी, ऐसी मुस्कान जिसमें जीत का नशा भी था और बदले की आग भी। उसकी आंखों की चमक मानो किसी शिकारी की तरह थी जो अपने शिकार पर वार करने से पहले खेल का मजा ले रहा हो। उसी के बगल में बैठी दूसरी लड़की बार बार उसे देख रही थी। वो उसकी आंखों में झलकती उस डरावनी तृप्ति और चेहरे पर फैलती ठंडी मुस्कान से कांप उठी। उसके गले से अनजाने में एक लंबी सांस निकल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ मानो वो किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक चलती कार में किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी है। कार की हर झटके के साथ बैक सीट पर खामोशी और भी भारी हो रही थी और उस लड़की की मुस्कान उतनी ही डरावनी। उस लड़की के बगल में बैठी उसकी मैडम भी उसी टैब पर नजरें गड़ाए थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी बेचैनी नहीं थी। उल्टा जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, उसकी मुस्कान और भी गहरी और भी खतरनाक होती जा रही थी। वो बार बार कलाई में बंधी घड़ी पर निगाह डालती, फिर टैब की स्क्रीन पर, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि सही वक्त आने वाला है। उसके होंठों पर उभरती मुस्कान वैसी थी जैसी कोई शिकारी अपने फंसे हुए शिकार को दूर से देख हौले हौले मुस्कुराता है। बैक सीट पर फैलती खामोशी इतनी भारी हो गई थी कि कार का इंजन भी दबादबा सा लग रहा था। फ्रंट सीट पर बैठे ड्राइवर की पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई थी, क्योंकि उसे भी रियरव्यू मिरर में उनकी आंखों में झलकती उस खौफनाक चमक का एहसास हो चुका था। कार तेजी से हाईवे को चीरती आगे बढ़ रही थी और उसके अंदर बैठी दोनों औरतों की मुस्कानें उस अंधेरे में किसी आने वाले तूफान की चेतावनी सी लग रही थी। उधर बैंक्वेट हॉल के अंदर अब तक सारे गेस्ट आ चुके थे। चारों तरफ रोशनी की चमक और शानो शौकत से पूरा हॉल जगमगा रहा था। यहाँ शहर के नामी गिरामी बिजनेसमैन से लेकर कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिकल जगत की कुछ हस्तियां भी मौजूद थी। इस बार का अवार्ड सेरेमनी बेहद खास थी, क्योंकि ये केवल एक चैरिटी फंक्शन नहीं था बल्कि उन लोगों को सम्मान देने का मंच था जिन्होंने अब तक समाज की मदद के लिए दिल खोलकर दान दिया था। जिन जिन नामों को नॉमिनेट किया गया था उन पर नजरें टिकी हुई थी। हॉल में मौजूद भीड़ में अलग ही रौनक थी। हर चेहरा उम्मीद और उत्सुकता से चमक रहा था। कोई अपनी नॉमिनेशन को लेकर नर्वस था तो कोई कैमरे के सामने दिख रहे प्रेस और मीडिया की नजरों में आने के लिए बेकरार। वहीं सोशल वर्कर्स और एनजीओ चलाने वाले लोग भी अपने अंदाज में सबसे अलग नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर कोई लालच नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए काम का गर्व साफ झलक रहा था। ये रात सिर्फ ग्लैमर और पावर के लिए नहीं थी, ये उस फ़ख्र की रात थी जहां दौलत से बढ़कर इंसानियत और नेकी को ताज पहनाया जाना था। फ्रंट सीट पर बैठा रुद्रवीर अपनी गहरी ठंडी निगाहों से एक नजर पूरे हॉल पर डालता है। उसकी नजरों का भार इतना था कि सामने बैठे कई लोग सहम से गए, लेकिन अगले ही पल उसने बड़ी सहजता से नजरें फेर ली और अपने फोन को निकालकर उसमें कुछ स्क्रॉल करने लगा, जैसे इस भीड़ भाड़, चमकदमक और शोर शराबे से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक बेचैनी छिपी हुई थी। उसे अच्छे से मालूम था कि आज की इस पार्टी में आर एंटरप्राइजेस की नई सीईओ जरूर आने वाली है। वही औरत जिसने पूरे इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था जब उसने बिना झिझक रुद्रवीर चौहान जैसे नाम को ठुकरा दिया। रुद्रवीर के लिए यह पहली बार था कि किसी ने उसकी डील को नकार दिया हो। यही वजह थी कि उसके अंदर एक हल्का सा गुस्सा भी सुलग रहा था। होंठ भले ही शांत थे, लेकिन उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर बार बार हल्के दबाव से स्क्रॉल कर रही थीं,
उसके अंदर का धैर्य जैसे हर सेकंड कम होता जा रहा था। आज वह देखना चाहता था कि आखिर वो औरत है कौन, जिसके अंदर इतना हौसला और एटीट्यूड है कि उसने रुद्रवीर चौहान जैसे आदमी की आंखों में आंखें डालकर ना कहने की जुर्रत की। ना जाने क्यों उस अनजान लड़की से मिलने की सोच ने रुद्रवीर के मन में एक अजीब सी बेचैनी और क्यूरोसिटी जगा दी थी। उसका दिमाग बार बार उसी ओर भटक रहा था, मानो वो भीड़ को चीरते हुए अचानक सामने आ जाएगी। तभी उसकी सोच को तोड़ते हुए मायरा की मीठी पर थोड़ी बनावटी सी आवाज गूंजी, बेबी तुम आ गए। मायरा बड़ी अदाओं के साथ उसके करीब आई और बिना उसकी आंखों में देखे ही आगे बोल पड़ी, देखो मुझे भी यहाँ नॉमिनेट किया गया है। सब लोग तो यही कह रहे हैं कि स्पेशल अवार्ड मुझे ही मिलेगा, और सच कहूँ तो मुझे भी पूरा यकीन है कि मैं ही इस अवार्ड की असली हकदार हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सा ग्लो था, जैसे वो पहले से ही खुद को विनर मान चुकी हो। वो अपनी बात कहते कहते मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि एक तरह का घमंड और चाहत भी झलक रहा था। चाहत सबके सामने चमकने की और घमंड रुद्रवीर चौहान जैसी हस्ती के साथ खड़े होने की। वहीं रुद्रवीर मायरा की बातें सुनते हुए भी उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो बस अपनी जगह शांत बैठा रहा, जैसे उसके दिमाग में कहीं और ही कोई तस्वीर घूम रही हो। रुद्रवीर बिना किसी भाव के मायरा की तरफ एक नजर डालता है, फिर आराम से अपने फोन की स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहता है, जैसे मायरा उसके लिए हवा में ही मौजूद हो। उसके लिए मायरा की हरकतें कोई खास मतलब नहीं रखती थीं। लेकिन मायरा को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वो उसी तरह उससे चिपकने लगी, उसकी बाहों में घुसते हुए, जैसे रुद्रवीर उसकी मौजूदगी के बिना अधूरी हो। तभी रुद्रवीर अचानक गहरी और गंभीर निगाहों से उसकी तरफ मुड़ा और शांत लेकिन कठोर आवाज में बोला, बिहेव योरसेल्फ मायरा। हम घर पर नहीं हैं, हम बाहर हैं, और यहाँ ये सब ड्रामा कोई नहीं देखना चाहता। कहीं ऐसा न हो कि इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग तुम्हें देखकर ये सोच ले कि मैंने तुम्हें अवार्ड दिलाने में मदद की है, समझी? उसकी आवाज में न केवल गंभीरता थी बल्कि एक तरह की चेतावनी और नियंत्रण भी थी। मायरा के दिल में पहली बार थोड़ी सी घबराहट और वही बेचैनी झलक गई, लेकिन उसके चेहरे पर उसका अंदाज जस का तस बना रहा, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी नाराजगी और बहुत सारा कॉन्फिडेंस। यह सुनते ही मायरा तुरंत रुद्रवीर से थोड़ा दूर हट गई, लेकिन उसकी आंखों में चमक और एक शरारती मुस्कान अभी भी बरकरार थी। थोड़ी देर सोचते हुए उसने हल्की आवाज में कहा, बेबी तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुमने कहा था कि अगर आज मैं ये अवार्ड जीत लूं तो हम दोनों शादी करेंगे। रुद्रवीर अपनी गंभीर और शांत मुद्रा बनाए हुए खामोश रहा। उसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक और भीतर की हलचल साफ झलक रही थी। मायरा मुस्कुराते हुए थोड़ी नरमी और मासूमियत मिलाकर बोली, आई नो बेबी, तुम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते, है ना? उसने रुद्रवीर की तरफ एक त्वरित नजर डाली, जैसे उसकी चुप्पी भी उसके लिए एक संकेत हो। फिर उसने थपकी भरे अंदाज में कहा, ओके, मैं अब अपनी सीट पर चली जाती हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत चल, तुम मुझे वो अवार्ड देने वाली हो, है ना? इतना कहते हुए मायरा अपने घूंघट जैसी लहराती बालों के साथ मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और अपनी सीट की तरफ चली गई। उसकी चाल में आत्मविश्वास और जीत का गर्व दोनों झलक रहे थे, और उसके चेहरे की मुस्कान में हल्की सी शरारत भी थी। मायरा रुद्रवीर की सीट से केवल 3 रो पीछे बैठी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया से टकरा लिया हो। उसके अंदर एक आग सुलग रही थी, गुस्सा, अपमान और एक अदृश्य चुनौती का मिश्रण। कैसे कोई इतने बड़े चौहान अंपायर की होने वाली मालकिन को इस तरह पीछे बैठा सकता है? उसके दिल में हर पल यह सवाल उठ रहा था, और उसके होंठों पर कड़वाहट के हल्के निशान बन रहे थे। लेकिन मायरा ने खुद को संयमित रखा।
उसके दिमाग में चल रही हर योजना, हर कल्पना जैसे एक स्याही की तरह फैल रही थी। कोई बात नहीं, जो भी करना है ये लोग बहुत जल्द देखेंगे। अवार्ड के बाद जब वह रुद्रवीर की पत्नी बनेगी, तब वह उन सबकी नीचता का पूरा हिसाब चुकता करेगी। जो लोग उसे कम आंकते हैं, जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका अतीत उसके कदमों तले कुचला जाएगा। हर झूठ, हर तिरस्कार, हर उपेक्षा का बदला वह चुपचाप पर बेहिसाब क्रोध के साथ लेगी। उसके भीतर का गुस्सा और ठंडी योजना उसे और भी खूबसूरत और साथ ही भयावह बना रही थी, जैसे एक शांत समुंदर की सतह के नीचे भयानक तूफान छुपा हो। रुद्रवीर के कानों में अब भी मायरा की वो जिद्दी बातें गूंज रही थी। अगर मैं ये अवार्ड जीत गई तो तुम अपना वादा निभाओगे ना? हम शादी करेंगे ना? उसके दिमाग में जैसे अजीब सी हलचल मच गई। वो अपने हाथों को फोन पर रखकर भी अंदर ही अंदर बेचैन था। चेहरा पहले की तरह कठोर और सर्द दिख रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन और दूरी साफ झलक रही थी। हर बार मायरा का नाम उसके दिमाग में आता, उसके होठों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, बस उसकी नजरें कहीं और खो जाती। उसके चेहरे की भावभंगिमा देखकर यह साफ था, रुद्रवीर के दिल में अभी भी मायरा के लिए कोई गर्मी नहीं थी। शादी का कोई ख्याल या इंटरेस्ट उसके मन में मौजूद नहीं था। उसकी पूरी उपस्थिति जैसे ठंडी, नियंत्रित और पूरी तरह से अलग थी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो दिल के सबसे नाजुक हिस्सों तक किसी को भी नहीं आने देता। पर उसके दिमाग में एक आवाज बार बार गूंज रही थी, वो वादा जो उसने खुद से और मायरा से किया था। अगर मायरा ये अवार्ड जीत गई तो मैं उससे शादी करूंगा। उसके होंठों पर अभी भी वही कठोरता थी, पर दिल के अंदर एक अजीब बेचैनी उठ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने खुद पर इतना बड़ा प्रॉमिस किया, एक ऐसा वादा जिसे निभाने का अब बोझ उसके कंधों पर महसूस हो रहा था। रुद्रवीर अपने हाथों को अपनी गोद में दबाए बैठा रहा, मन में अपने किए पर खुद से सवाल कर रहा था। आखिर उसने खुद पर ही ऐसा वादा क्यों कर दिया था? क्यों उसने अपने दिमाग और दिल के बीच इस कड़ी जंजीर को जोड़ लिया था, जो अब उसे खुद के ही फैसले पर शक करने पर मजबूर कर रही थी? उसके चेहरे की कठोरता में भी हल्की सी तनाव और हलचल साफ झलक रही थी। एक आदमी जो अपनी शक्ति और नियंत्रण में हमेशा मास्टर रहा, आज खुद अपनी बनाई गई प्रतिज्ञा की जंजीरों में फंसा हुआ था। उसी समय बैंकेट हॉल में हलचल बढ़ गई। हर तरफ लोग आपस में फुसफुसाने लगे और उनकी नजरें एक ही जगह, एंट्रेंस की ओर टिकी हुई थी। बाहर से एक लग्जरी कार धीरे धीरे रुकती है और उसकी धड़कनों को तेज कर देती है। कार का डोर खुला और वहां से एक लड़की बड़े ही आत्मविश्वास और स्टाइल के साथ बाहर निकली। उसके कदम जैसे हर कदम पर हॉल की हवा को अपनी ओर खींच रहे थे। चेहरे पर मास्क था, पर उसकी बड़ी कातिलाना निगाहें, जिन्हें देखकर कोई भी अनायास अपनी नजरें नहीं हटा सकता, सारे हॉल को अपनी अदा में बांध रही थी। भीड़ में से कुछ लोग सांस रोके उसकी तरफ देखते रहे, कुछ की धड़कनें तेज हो गईं। लगता था जैसे वक्त वही रुक गया हो। हर कोई बस यही सोच रहा था, ये लड़की कौन है और इसमें ऐसी कौन सी बात है कि उसने सारी नजरें अपनी ओर मोड़ दी हैं। उसका हर इशारा, हर मूवमेंट जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ और मैं सबकी नजरों पर राज करने वाली हूँ। लड़की ने गुलाबी रंग का ऑफ शोल्डर फिशटेल गाउन पहना हुआ था, जो उसके फिगर को निखारते हुए हर कोण से बेहद आकर्षक लग रहा था। हॉल में मौजूद हर किसी की नजरें बस उसी पर ठहरी हुई थी, मानो समय थम गया हो। उसके हाथों में चमकते हुए डायमंड ब्रेसलेट थे, जिनकी हर हल्की सी झिलमिलाहट ने आसपास खड़े लोगों की आंखों को और भी मंत्रमुग्ध कर दिया। गले में लटके डायमंड का नेकलेस और कानों में झूमते इयररिंग्स, सब कुछ बिल्कुल नई और लिमिटेड एडिशन की लग रही थी, मानो केवल चुनिंदा लोगों के लिए ही बनाई गई हों। उसके हाथ में थामा हुआ क्लच भी बेहद स्टाइलिश और ब्रांडेड लग रहा था। हर डिटेल से पता चल रहा था कि उसने सिर्फ सबसे खास और अनोखी चीजें चुनी हैं। हर एक ज्वेलरी का डिजाइन ऐसा था
जो सिर्फ 2 ही बनाया गया था, और अब वह लड़की पूरी तरह से उस लिमिटेड ग्लैमर और लग्जरी की मिसाल बनकर हॉल में कदम रख रही थी। भीड़ में धीरे धीरे सर हिलने लगे, कुछ लोग उसकी तरफ झुककर फुसफुसाने लगे, कुछ की सांसें थम गईं। हर कोई बस यही सोच रहा था, ये लड़की कौन है और इतनी खूबसूरती और स्टाइल के पीछे उसकी कहानी क्या है। लड़की की हर एक चीज, उसका पोशाक, ज्वेलरी, चलने का तरीका, साफ साफ उसके पावरफुल और इम्प्रेसिव बैकग्राउंड का एहसास करा रही थी। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसकी असिस्टेंट भी बाहर आई और थोड़ी हड़बड़ी में लगभग दौड़ती हुई उसके पीछे पीछे आने लगी। लड़की ने एक पल भी घबराहट या जल्दबाजी नहीं दिखाई। हर कदम बड़े ही अदा और आत्मविश्वास के साथ रखा, मानो हॉल का हर शख्स उसके लिए रुक गया हो। उसके चलने की लय, सिर की हल्की सी झुकाव और हाथों की नाजुक हरकत, सब कुछ इस बात को दर्शा रहा था कि वह सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि पूरे हॉल पर अपनी मौजूदगी की छाप छोड़ने आई है। भीड़ में खड़े लोग उसे देखकर हैरान थे। कोई उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, देखो ये कौन है, इतनी शक्ति, इतनी अदा, कितनी प्रभावशाली है। हर कोई बस यही सोच रहा था कि यह लड़की सामान्य नहीं, यह किसी बड़े साम्राज्य की वारिस है। जैसे ही वह एंट्रेंस पर पहुंची, प्रेस वालों ने उसे तुरंत घेर लिया। कैमरों की फ्लैश और तेज माइक की आवाज में माहौल और भी हलचल भरा लग रहा था। मिस जेनी, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। आप आज बहुत ही स्टनिंग लग रही हैं, मैम, एक रिपोर्टर ने उत्साहित स्वर में कहा। जेनी ने पहले तो शांत चेहरे से उनकी तरफ एक नजर डाली। उसकी गहरी और कातिलाना आंखों में हल्का सा मुस्कान झलक रहा था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ती रही, जैसे आसपास का शोर उसे बिल्कुल भी प्रभावित न कर रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम और बढ़ाए, बाकी रिपोर्टर्स ने फिर से अपनी जिज्ञासा जाहिर की। मैम, हम जानना चाहते हैं, आखिर आप यहाँ क्यों आई हैं? किसके साथ डील करने वाली हैं? क्या आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं? जेनी ने उनकी तरफ एक बार और गंभीर नजर डाली, जिसमें थोड़ा सा चुनौती और खेल की तरह का मजा झलक रहा था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन साफ बता रहा था कि वह इन सवालों को हल्के में नहीं ले रही। फिर भी बिना एक शब्द कहे उसने धीरे धीरे अपनी चाल आगे बढ़ाई, जैसे पूरी भीड़ उसके कदमों के पीछे बस एक दर्शक मात्र हो। जेनी अचानक अपने कदम रोकती है। पूरी मीडिया भीड़ का शोर एक पल को जैसे थम जाता है। उसके हील्स की हल्की खनक और कैमरों की लगातार चलती फ्लैश उस पल को और नाटकीय बना देते हैं। वह अपनी बड़ी चमकदार आँखों से धीरे धीरे सबकी तरफ देखती है, फिर एक स्मूथ और कड़क आवाज में बोली, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही कहा था, आर एंटरप्राइजेस जो भी करता है वो हमेशा अलग करता है। हम न कभी किसी को पहले से बताते हैं और न ही अपने प्लान सबके सामने जाहिर करते हैं। हम सिर्फ एक बार में आते हैं, धमाका करते हैं और फिर लोगों को हैरान कर जाते हैं। उसकी बातों का लहजा इतना आत्मविश्वासी और दमदार था कि रिपोर्टर्स के चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगी। कोई फौरन अपने नोटपैड में लिखने लगा तो कोई उसकी आवाज रिकॉर्ड करने में लग गया। जेनी ने हल्की सी स्माइल दी, जो ज्यादा रहस्यमयी थी बजाय मीठी होने के। फिर बिना और कुछ कहे बेहद एलिगेंट अंदाज में अपनी चाल आगे बढ़ा दी। उसके पीछे पीछे उसकी असिस्टेंट लगभग भागते हुए आ रही थी और पीछे खड़े रिपोर्टर्स उसके हर शब्द को दोहराते हुए आपस में चर्चा करने लगे, जैसे जेनी का सिर्फ बोलना ही इस इवेंट का पहला धमाका हो। रिपोर्टर्स अब भी जेनी को सवालों से रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी उसके चारों ओर खड़े ब्लैक सूटेड गार्ड्स अलर्ट हो गए। एक ही झटके में उन्होंने भीड़ को किनारे कर दिया। उनके सख्त चेहरे और दमदार बॉडी लैंग्वेज देखकर किसी रिपोर्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक कदम और आगे बढ़ सके। जेनी शांति और रॉयल ठाट से चल रही थी,
उसकी चाल में वही अथॉरिटी थी जो सबको यह एहसास दिला रही थी कि वो किसी साधारण इनवाइट की तरह नहीं बल्कि किसी पावर हाउस की तरह इस बैंक्वेट हॉल में दाखिल हो रही है। उसके साथ साथ तनु भी थी। तनु की खूबसूरती किसी भी मॉडल को टक्कर दे सकती थी। नाजुक नैननक्श, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और एक परफेक्ट प्रोफेशनल आभा। पर सिर्फ लुक्स ही नहीं, तनु का दिल भी उतना ही खूबसूरत था। जेनी और तनु के बीच का रिश्ता सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी का नहीं था बल्कि एक गहरी दोस्ती का था। तनु अक्सर जेनी की खामोशियों को भी पढ़ लिया करती थी, उसके बिना कहे दर्द और अनकही स्ट्रेटेजी को समझ जाती थी। शायद इसी वजह से जेनी उसके साथ इतना खुलकर रहती थी। इस भीड़ और शोरगुल में भी दोनों के बीच का बॉन्ड साफ महसूस किया जा सकता था, जैसे तनु जेनी की ढाल भी हो और सहारा भी। और यही वजह थी कि जैसे जैसे दोनों अंदर की ओर बढ़ रही थी, पूरे माहौल में एक अलग ही चार्म और रहस्य घुलता जा रहा था। जेनी जब अपने कॉन्फिडेंट अंदाज में आगे बढ़ रही थी तो पूरे हॉल की निगाहें मानो उसी पर थम सी गईं। हर कदम पर उसकी हील्स की हल्की क्लिक क्लिक आवाज गूंज रही थी और उस आवाज के साथ उसकी मौजूदगी और भी हावी होती जा रही थी। वो बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे फ्रंट सेक्शन तक पहुंची और रुद्रवीर की सीट को क्रॉस करते हुए जाकर उसी की रो में बस 2 सीट बाद बैठ गई। जैसे ही वो गुजरी, एक हल्की सी खुशबू हवा में तैर गई, एक ऐसी खुशबू जिसमें एलिगेंस और रहस्य दोनों का मिश्रण था। रुद्रवीर की निगाहें उसके ऊपर से हट ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें अनजाने में हर डिटेल को कैद कर रही थी, उसकी शालीन चाल, उसके होंठों पर हल्की सी कर्व्ड मुस्कान और उसकी आंखों की वो गहराई जो मानो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। रुद्रवीर ने कई खूबसूरत औरतें देखी थीं, कई मोहब्बतें और दीवानगियां उसके नाम से जुड़ी थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो रही थी, दिमाग बार बार सवाल कर रहा था, क्यों इस अजनबी लड़की को देखकर मैं इतना असहज हो रहा हूँ? ये मेरे ऊपर इतना असर कैसे डाल रही है? उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक अनकहा कन्फ्यूजन और खिंचाव साफ झलक रहा था, जैसे कोई अनजानी डोर उसे जेनी की ओर खींच रही हो और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। क्यों उस लड़की के बस पास से गुजर जाने भर से ही रुद्रवीर के भीतर कुछ टूटने और जागने जैसा एहसास हो रहा था। वो अजीब सा कंपन, वही अनकहा सिहरन जो उसे 5 साल पहले तक बार बार सताया करता था, आज फिर से उसके दिल की गहराइयों में उभर आया था। उसकी सांसें हल्की सी रुक गईं और दिल की धड़कनें अनजाने ही तेज होने लगी। उसने तिरछी निगाहों से जेनी की तरफ देखा, मानो किसी खोई हुई याद को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पर जेनी, वो तो जैसे उसकी मौजूदगी से बिल्कुल अनजान थी। उसकी नजरें ठंडी शांति से अपने फोन की स्क्रीन पर टिकी थी और कभी कभार अपने सेक्रेटरी तनु से धीमी आवाज में मुस्कुराकर कुछ कह देती। उसके चेहरे पर एक ऐसी डिटैच्ड एलिगेंस थी, जैसे उसे इस दुनिया की भीड़ या किसी की नजरों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। यही रवैया, यही बेपरवाह ठंडक रुद्रवीर के दिल को और भी ज्यादा उलझा रही थी। क्या सच में ये वही एहसास है या फिर सिर्फ एक वहम? उसने भीतर ही भीतर खुद से सवाल किया, लेकिन उसके दिल को जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। रुद्रवीर की निगाहें उसी तरह जेनी पर टिकी रहीं, मानो वो उसे आंखों से चीरकर उसके भीतर झांक लेना चाहता हो। उसके दिल की धड़कनें तेज थी और मन के भीतर एक अनसुना तूफान उठ रहा था। आखिर कौन हो तुम? उसने अपने मन ही मन बुदबुदाया। क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ? क्यों तुम्हें देखकर मेरी रगों में वही सहरन दौड़ जाती है, वही एहसास लौट आते हैं जो सालों पहले खो चुके थे। उसकी आंखें गहरी हो चली, यादें उसकी सोच को खींचकर शक्ति तक ले जा रही थी। शक्ति जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी थी। मासूम, चुलबुली, प्यारी सी, जिसकी मुस्कान ही उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थी। लेकिन जेनी,
वो तो बिल्कुल अलग थी, ठंडी, सख्त और क्रूएल नजरों वाली। उसकी चाल, उसका बर्ताव, सब कुछ मानो यह साबित कर रहा था कि उसके दिल में किसी के लिए जगह ही नहीं है। नहीं, तुम वो नहीं हो सकती। शक्ति ऐसी कभी नहीं हो सकती। लेकिन तभी उसके दिल ने जैसे उसे झकझोर कर कहा, अगर तुम वो नहीं हो तो फिर क्यों, आखिर क्यों? तुम्हें देखकर मुझे वही एहसास हो रही हैं। उसकी उंगलियां अनजाने ही मुट्ठी में भींच गईं। उसके चेहरे पर उलझन, दर्द और चाहत, तीनों का मिलाजुला तूफान साफ झलक रहा था। रुद्रवीर अब भी अपनी सोच में डूबा था। तभी उसका असिस्टेंट हल्के झुककर उसके कान में कुछ कह गया। रुद्रवीर ने बिना भाव बदले गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बहुत ठंडी आवाज में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। उसकी आवाज में वही रौब और सख्ती थी जो हर किसी को खामोश कर देने के लिए काफी थी। आदेश देकर वो फिर से अपने फोन की स्क्रीन पर निगाहें गड़ाने लगा, मानो दुनिया में और कुछ मायने ही नहीं रखता। लेकिन पीछे की रो में बैठी मौरानीपुर की आंखें सब कुछ बड़े गौर से देख रही थी। जैसे ही उसकी निगाह जेनी पर पड़ी, उसके चेहरे पर खीज और जलन साफ झलक उठी। होंठों पर एक दबा हुआ तिरस्कार भरा ताना और आंखों में नफरत की आग। आखिर है कौन ये लड़की? मायरा अपने मन ही मन बड़बड़ाई। कहां से आ गई ये, जो पल भर में सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ले गई? क्या कोई नहीं समझ रहा कि इस हॉल की असली रानी कौन है? ये सबकी निगाहें उस पर क्यों टिकी हैं, मुझ पर क्यों नहीं? उसकी उंगलियां अनजाने ही अपनी साड़ी के पल्लू को मरोड़ने लगी। दिल में जलन इतनी तेज थी कि चेहरा भी तमतमा उठा। उसे साफ महसूस हो रहा था, जेनी का यहाँ होना उसकी शान और उसके कंट्रोल दोनों के लिए एक चुनौती था। सभी लोग जेनी से बात करने के लिए जैसे खिंचे चले जा रहे थे। हर नजर, हर मुस्कान, हर सवाल उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। यह देखकर मौरानीपुर के दिल में जलन की आग और तेज भड़क उठी। उसने अपने होंठ भींच लिए और मन ही मन बुदबुदाई, कौन हो तुम? कहां से आई हो? फिर खुद को संभालते हुए उसने अपने अहंकार भरे लहजे में सोचा, खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना एटीट्यूड दिखाना है दिखा लो, पर याद रखना, बहुत जल्द इस चौहान एम्पायर की असली मालकिन मैं बनने वाली हूँ। उस दिन तुम जैसी लड़कियां मेरे पैरों तले कुचली जाएंगी। उसकी आंखों में एक पागलपन भरी पजेसिव चमक थी। वो मन ही मन जेनी की तरफ देखते हुए जहरीली मुस्कान के साथ बोली, बस एक बात साफ सुन लो, मेरे रुद्रवीर के पास आने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने मेरे रुद्रवीर को छूने या उसके करीब जाने की गलती की, तो शायद तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर दूंगी। उस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी पर अफसोस करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। उसकी उंगलियां अब बुरी तरह कांप रही थी, जैसे दिल में उठता जुनून किसी भी पल उसके चेहरे से बाहर फट पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या जेनी सच में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन है या उसके पीछे कोई छुपा हुआ राज है? क्यों रुद्रवीर उसे देखकर 5 साल पुराने एहसास महसूस कर रहा है? और अगर जेनी वही है जो रुद्रवीर सोच रहा है, तो फिर सच्चाई सामने आने पर किसकी जिंदगी तबाह होगी? तो ये था आज का एपिसोड, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। रुद्रवीर, मायरा और जेनी के बीच ये टेढ़ा रिश्ता कहाँ जाकर टूटेगा? और कौन है वो शख्स जो छुपकर सब कुछ देख रहा है? कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए शैडो ट्रूथ के आने वाले एपिसोड, जहां हर सच के पीछे छुपा होगा एक और बड़ा झूठ, और हर चेहरा उतरेगा अपने असली नकाब में।